हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि 2 मार्च को आने वाले इंग्लिश ग्रामर के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। और इस वीडियो को अगर आप देखकर जाएंगे तो इंग्लिश में 100 में 99 लेकर आएंगे। अब आप कहेंगे सर जी आप तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं जो कि 25 नंबर का सिर्फ आता है, आप 99 कैसे दिलाएंगे? तो देखिए बाकी टॉपिक्स तो मैंने आपको पढ़ा ही दिए हैं और आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में। पूरे 9 टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं, पूरे 9 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। तो इंग्लिश ग्रामर को आज हम कर देंगे खत्म और आपका एग्जाम में 25 नंबर हो जाएगा क्लियर। ठीक है, बस इतना पढ़कर जाना। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का पेपर देने भैया 25 नंबर आपका फिक्स। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को खूब ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, देख लो चाहे। ठीक है, तो देखो सब। अब इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे जिसको हम पढ़ेंगे, पहले उसको जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। फिर सिंटैक्स ऑब्जेक्टिव टाइप में हम पढ़ेंगे जैसे हमारे एग्जाम में आता है। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। मतलब पूरे 9 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 20 मार्क आपका क्लियर होगा। मतलब 5 नंबर का तो आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इतने टॉपिक पढ़ना है भैया, ध्यान से बैठ जाओ, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। फर्स्ट देखो क्वेश्चन, रुचि सेड टू हिमांशु। रुचि ने हिमांशु से कहा आई विजिटेड, मैंने यात्रा किया, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 2 ईयर एगो, 2 वर्ष पहले। तो मैंने 2 साल, देखिए रुचि ने हिमांशु से कहा मैंने 2 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दौरा किया था, यह यात्रा की थी। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को पहले यह समझना है ये कौन सा सेंटेंस है जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। देखो भैया ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो ये इंट्रोगेटिव है, ना तो ऑप्टेटिव है, ना एक्सक्लामेटरी है, ना इंपरेटिव है, ये असर्टिव है। दूसरी चीज कौन सा टेंस है, यहां पे विजिट का सेकेंड फॉर्म लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो देखो लिखेंगे रुचि, रुचि सेड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो टोल्ड हिमांशु, हिमांशु जी। ठीक है, हिमांशु। बीच में लगाएंगे कंजक्शन दैट, ये लगा दिया हमने। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा रुचि से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है, सब्जेक्ट रुचि जी हैं। देखो रुचि ने हिमांशु से कहा, किसने कहा रुचि, किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट हिमांशु है, किसको कहा हिमांशु जी को। ठीक है, तो यहां पे आई बदलेगा रुचि से, तो रुचि है भैया फीमेल, तो इनके लिए हम सी का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव के सी। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड ही होगा, विजिटेड। ठीक है, बाकी ऐसे आपको लिख देना है द वर्ल्ड ट्रेड, द वर्ल्ड ट्रेड। ध्यान से समझना, मैं बहुत स्लोली समझाता हूं आपको, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, सेंटर 2 ईयर, बाकी ऐसे लिख देना, थोड़ा सा चेंज करना है, 2 ईयर्स। एगो हमेशा बिफोर में बदल जाता है भैया, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में एगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो चुका है। रुचि टोल्ड हिमांशु दैट शी हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 ईयर्स बिफोर। बस हो गया, समझ में आ गया।
भैया अब नहीं समझ में आया तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, हर फादर सेड टू मी, उसके पिताजी ने मुझसे कहा। देखिए, डू यू नो वेयर प्रेम इज, क्या तुम जानते हो कि प्रेम कहां है। अब आप लोग कहेंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट होंगे, अरे सर जी यहाँ पे डू भी लगा है, वेयर भी लगा है। देखो ध्यान दो, ये जो वेयर है ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है, एक और वेयर होता है। वेयर, इस वेयर का मतलब है कि कहां, इस वेयर का मतलब होता है कि कहां। तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि वेयर के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब की कहां होता है, ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है। इंट्रोगेटिव तो यहां पे ऑलरेडी है, डू आगे है। ठीक है, तो हर फादर सेड टू मी, उसके पिताजी ने मुझसे कहा, डू यू नो वेयर प्रेम इज, क्या तुम जानती हो कि प्रेम कहां है, कि प्रेम कहां है, कि कहां आ गया, तो ये वेयर का मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़े ग्रामर को, उनको पता होगा। और यहां पे डू आ गया है, तो डू को हम इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे, देखो हर फादर, देखो ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है क्योंकि डू आगे है। कौन सा टेंस है यहाँ पे, डू यू नो, यहाँ पे डू या डज का यूज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। तो देखो हर फादर, अब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव है तो सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ, तो आस्क्ड मी। बीच में हम इफ लगाएंगे या वेदर आप लिख सकते हैं, तो इफ लगा देते हैं। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे आई। ठीक है, क्या लिखेंगे आप ही बताइए। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदला, ऑब्जेक्ट है मी। मी किसके लिए यूज होता है, आई के लिए, तो आई लिख देंगे सब्जेक्टिव केस। यहां पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो असर्टिव में बदलते हैं। ठीक है, तो यहां पे नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, क्योंकि देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया आई न्यू, वेयर को वेयर ही रहने देंगे भैया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है। प्रेम भैया को प्रेम रहने देंगे, प्रेम को हम प्रेम नहीं बना सकते। इज को बदल देंगे वाज में, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में इज है तो इनडायरेक्ट में वाज हो जाएगा। बस हो गया ये। हर फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर प्रेम वाज, बस हो गया, प्रेम भाई, प्रेम भाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला, अब ये दो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन। देखिए इसी के 2 क्वेश्चन को पढ़ाने में 6 से 7 मिनट लग गए, तो सोचो 9 टॉपिक हैं तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस को, दूसरा टॉपिक। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है, जिसका मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी जो ब्रैकेट में है उसी को बनाना है, लेकिन मीनिंग ना बदले। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज ऑब्स्टिनेट, वह जिद्दी था। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी। ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। इनटू ये कंपाउंड सेंटेंस, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, मतलब देखिए 2 सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, एक इधर एक इधर, तो दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई, हम बनाएंगे। देखो इसको कैसे बनाएंगे, ही वाज ऑब्स्टिनेट, मीनिंग ना बदले भैया, जो ऊपर है वही रहे। ही वाज ऑब्स्टिनेट, बीच में सिर्फ सो लगा देंगे, कंपाउंड में बदल जाएगा। सो ही वाज पनिश्ड, ऐसे लिख देंगे, सो ही वाज पनिश्ड। ये आपका बदल गया भैया कंपाउंड में, सिर्फ मैंने बीच में सो लगा दिया। देखो नीचे क्या है, ही वाज ऑब्स्टिनेट, वह जिद्दी था, सो इसलिए ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो वह जिद्दी था इसलिए उसे दंडित किया गया। ऊपर क्या था, वह जिद्दी था, उसे दंडित किया गया। दोनों मीनिंग सेम है ऊपर नीचे, सिर्फ मैंने सो लगाकर इसको कंपाउंड में बदल दिया है भैया। ये हो गया आपका फर्स्ट सिंथेसिस। दूसरा देखो, ही इज वेरी स्लो, वो बहुत धीमा है। ही कैन नॉट विन द रेस, वो दौड़ नहीं जीत सकता। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना, तो इस तरह बदलो, जैसे मैंने बताया था, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। टू वाला याद होगा, मैंने आपको बताया था, टू विन द रेस। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, वो दौड़ जीतने के लिए बहुत धीमा है। ठीक है, और ऐसा भी दिया जा सकता है, इस वाले नीचे वाले सेंटेंस को दे दीजिए और कहा जाए रिमूव टू, TOO वाले टू को होता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, बस हो गया, उल्टा लिख दीजिएगा, काम खत्म। तो ये आपका सिंथेसिस होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है, बट मीनिंग ना बदले। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको इसमें क्या होता है, इसमें हमें सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, देखो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत का सबसे
बड़ा शहर है, इसको कॉम्परेटिव में बदलना है क्योंकि ये सुपरलेटिव में है। देखो दा लगा है और बिग में ईएसटी लगा है, बिगेस्ट। ठीक है, तो कैसे बदलोगे? तो देखो इस तरह लिखेंगे, कोलकाता इज, ठीक है, बिगर। कंपैरेटिव में हम ER लगाते हैं, ठीक है, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी इन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कि कोलकाता भारत के किसी भी शहर से बड़ा है, किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। ऊपर क्या था? कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर है, इसको कॉम्परेटिव में बदलना था तो हमने बदला, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत के किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। हमें भी पता है भाई, मुंबई, कोलकाता, ये सब बहुत बड़े शहर हैं। और अब हमारा अयोध्या भी हो रहा है भाई। ठीक है, दूसरा देखो क्या है। दूसरा है, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की सहायता नहीं की। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो पहले ये बताओ भैया कि ये कौन सा टेंस है? बताइए, सी डिड नॉट, डिड लग गया, नॉट लग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो उसने गरीब आदमी की सहायता नहीं की। किसने? उसने, ये सब्जेक्ट है। किसकी सहायता नहीं की? गरीब आदमी की। तो ये ऑब्जेक्ट है, द पुअर मैन। तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो लिखेंगे द पुअर मैन, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट ही तो लिखते हैं, तो द पुअर मैन। अब चूंकि भैया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका निगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज का यूज करते हैं। नॉट आपका ऑलरेडी है, नॉट लिख देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई, सी को लिखेंगे हर। ठीक है, बाई हर, बस हो गया। बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सी नहीं लिखेंगे, हर लिखेंगे। ठीक है, दे होगा तो देम लिखेंगे, बी होगा अस लिखेंगे। ठीक है, तो सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की सहायता नहीं की, इसको पैसिव वॉइस में बदलना था। तो द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर, यानी कि ये पैसिव वॉइस में हो गया। सिंटैक्स पे आते हैं भैया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखो मतलब इसमें आपको पहचानना होगा आखिर गलती कहां है। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस में कुछ गलती होगी, उसको सही करके लिखो, दैट्स अ सिंटैक्स। ठीक है, देखो फर्स्ट है, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। बताइए ये जो सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, इस सेंटेंस में कहां गलती है? व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस के किस शब्द में गलती है? देखो जब लाई, झूठ बोला जाता है तो टेल ए लाई लिखते हैं, लेकिन जब सच बोला जाता है तो स्पीक ट्रूथ लिखते हैं, ए का यूज हम नहीं करते। तो यहां पे ए है ऑलवेज, बी है स्पीक, सी है ये, डी है ट्रूथ। तो इसमें ए में गलती है, ए हम नहीं लिखते। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ए का यूज हम नहीं करेंगे, यही गलती है और ए वाला आपका बिल्कुल सही है, बस हो गया। ठीक है, बी देखो, बी है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार पटेल भारत के महान पुरुषों में से एक है। तो भैया ग्रेटेस्ट मैन्स रहेगा, यहां पे एस रहेगा, तो यहां पे मैन में गलती है। तो देखो व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में किस वर्ड में गलती है? तो ए है वाज, बी है मैन, सी है ग्रेटेस्ट, डी है वन। तो मैन में इसमें गलती है भैया, मैंस रहेगा। ठीक है, जैसे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया अगर हो तो पोएट्स रहता है, महान कवियों में से एक है, कई कवि हैं, ऐसे यहां पे कई पुरुष हैं, महान पुरुष में से नहीं, महान पुरुषों में से एक है, तो मैन में गलती है, मैंस रहेगा। दो क्वेश्चन हमने इसका भी पढ़ लिया। देखिए दो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मैंने आपको पहले भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन बता रखे हैं, जाके सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। जल्दी जाकर देखो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। सुना है, नाम तो सुना ही होगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। देखो फर्स्ट है द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग बताना है। ए है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, बी है डेवलपिंग यानी कि विकास करता हुआ, सी है डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ, डी है स्ट्राइकिंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑन द वेन का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ। ऑन द वेन जो आपका आइडियम्स एंड फ्रेज है इसका मीनिंग होगा डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ। ये ध्यान रखिएगा भाई, जुकाम है मुझे। ठीक है,
अब आप कहेंगे सर इसको बताने की क्या जरूरत थी। प्रॉब्लम बताओ भैया, आपकी प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए कमेंट करके। दूसरा, द फ्रेज एक्ट अपान मीन्स, एक्ट अपान जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? एक्ट अपान इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट। आप लोग जो ऑप्शन सही है, जो आपको पता है, तुरंत कमेंट कर दो। आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, सबसे आगे। ए है टू वर्क हार्ड, बी है टू कंडक्ट, सी है टू एडवाइज, डी है टू फॉलो सजेशन। तो एक्ट अपान का मतलब होता है टू फॉलो सजेशन, यानी कि सुझाव का पालन करना, एक्ट अपान। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो इसमें आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस में दिया जाता है कि आखिर इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्ट अपान। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं, जो विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखो, फर्स्ट द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज, स्टेल का एंटोनिम क्या होगा? स्टेल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए, स्टेल का मतलब होता है बासी, जैसे बासी भोजन हो, बासी चीजें हो, वो स्टेल का मतलब बासी होता है। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिसने अच्छे से तैयारी की है, वो देखते ही पहचान गए होंगे सर जी कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताओ, जिसको जिसको पता है कमेंट कर दो, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। ए है फ्लैश, बी है प्लस, सी है फेक, डी है फ्रेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेश। देखो, स्टेल का मतलब होता है बासी, फ्रेश का मतलब होता है ताजा, फ्रेश फ्रूट, ताजे फल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ सेवर इज, सेवर SEVERE है, सेवरे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब, इसका एंटोनिम क्या होगा? देखिए, इसका मतलब होता है कठोर। सेवर का मतलब होता है कठोर। तो ए है माइल्ड, बी है बोल्ड, सी है फर्टाइल, डी है हाइट। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, देखो, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, हाइड का मतलब होता है छिपाना। तो इसका मतलब तो कठोर होता है, तो इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। माइल्ड इसका सही होगा। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, तो कठोर का एंटोनिम्स होगा हल्का। सिंपल सा है, कोई चीज कठोर है, कोई चीज हल्की है, दैट्स अ सिंटोनिम, सॉरी एंटोनिम्स भी थी। ठीक है, एंटोनिम्स होंगे वो आपस में। नेक्स्ट देखो, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, ऐसे सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम ही हो। ठीक है, देखो, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस इज, डिस्पाइस का सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्पाइस, देखो डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? कोई जानता हो तो बताओ, जल्दी कमेंट करो। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा, जो बहुत सारे लोग करते रहते हैं। घृणा का मतलब होता है नफरत, जिसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग किसी किसी से नफरत करते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं। ठीक है, तो घृणा का क्या होगा? सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स। ए है लव, लव का मतलब तो प्यार होता है। बी है हेट, हेट का मतलब घृणा। सी है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब आदर। डी है सिलेक्ट, सिलेक्ट करना, तो हेट होगा भैया। डिस्पाइस का मतलब घृणा, हेट का मतलब भी घृणा, क्योंकि ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखे। देखो, दोनों वर्ड अलग अलग हैं, बट इनके मीनिंग एक ही है, घृणा। ठीक है, अगर एंटोनिम पूछा जाता तो लव होता, प्यार। ठीक है, लवेरिया। दूसरा देखो, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा? फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ए है फुलिश, बी है वाइड स्पोकन, सी है सेमलेस और डी है कैंडिड। तो इसका कैंडिड होगा भैया। देखो, जैसे फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी होता है ना, वैसे कैंडिड का मतलब भी स्पष्टवादी होता है। तो फ्रैंक का जो सिनोनिम्स होगा वो कैंडिड होगा। जैसे सिनोनिम्स का मतलब ही होता है समानार्थी शब्द। जैसे आप लोग अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, तो वो हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी में ही आपको आंसर देना होता है, बट यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो एन इंक्लोजर, इंक्लोजर का मतलब होता है घेरा। फॉर ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन का, नर्सिंग पालन पोषण का, एंड कीपिंग और रखने के लिए, आप बर्ड चिड़िया को। तो पक्षियों के प्रजनन, पालन पोषण और रखने के लिए एक घेरा जो होता है, एक जगह जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पक्षियों को केवल। तो ए है एपायरी, बी है एवायरी, सी है जू, डी है आर्मोरी। तो जू का मतलब तो चिड़ियाघर होता है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। सिर्फ चिड़िया ही नहीं, सिर्फ पक्षी ही नहीं,
जंतु, जीव जंतु भी रहते हैं, इसका एवेरी होगा। एवेरी का मतलब होता है पक्षियों का जो चिड़िया खाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चिड़िया घर, चिड़िया खाना, सॉरी चिड़िया खाना, इसमें चिड़िया ही रहते हैं, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। एंड इंक्लूजर फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के प्रजनन, पालन पोषण और रखने के लिए एक जो घर होता है, एक जगह होता है, उसको चिड़िया खाना बोलते हैं, एवायरी, एक वर्ड में, ठीक है। इसके बाद दूसरा, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो किसी चीज का डार्क साइड देखता हो, ठीक है, जो स्याह पक्ष होता है, अंधेरा साइड जो होता है उसको देखता हो, उसको क्या कहते हैं? ए है ऑप्टिमिस्ट, बी है पेसिमिस्ट, सी है डार्की, डी है होपलेस। तो भैया उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, मतलब जो चीजों को अंधेरे में देखता हो, स्याह पक्ष देखता हो, उसको हम लोग पेसिमिस्ट बोलते हैं, मतलब निराशावादी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डार्क साइड ही हमेशा देखता है, ठीक है, तो निराशावादी होगा। बस हो गया, ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, होमोफोन्स। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स अ होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है, आपको चूज करना होता है कौन सा सही होगा। इसके ऊपर दिखने में सारे सेम लगते हैं भैया, लेकिन ध्यान से देखो। फर्स्ट है द, फिर डॉट डॉट किया गया, आप माउंट एवरेस्ट इज रियली ए हीरोइक डीड। अब आपको बीच में बताना है, इस डॉट डॉट की जगह पर, इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आप क्या भरेंगे। ए है एसेंट, बी है एसेंट, सी है एसेंट, डी है नन ऑफ दीज। तीनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं भाई, एसेंट एसेंट एसेंट, लेकिन सही क्या होगा? देखो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली ए हीरोइक डीड, यानी कि द एसेंट, एसेंट का मतलब होता है जो चढ़ाई होती है, चढ़ाई, ठीक है। आप माउंट एवरेस्ट का इज रियली, वास्तव में, हीरोइक डीड, यानी कि एक वीरतापूर्ण कार्य है, ठीक है। हीरोइक का मतलब वीरतापूर्ण, डीड का मतलब कार्य। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वास्तव में एक वीरतापूर्ण कार्य है, वीरतापूर्ण कार्य है। सभी लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकते, हम तो डर के मारे ही गिर जाएंगे ऊपर से, ठीक है। तो द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली ए हीरोइक डीड, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वास्तव में एक वीरतापूर्ण कार्य है। दूसरा, बस यही सी वाला सही कर देना, इसको यहीं पे भर दोगे काम हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी दिया जाता है, ऐसे एसेंट एसेंट दोनों को दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इनका मीनिंग क्लियर करो, अलग से भी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, द ब्लूमिंग फ्लावर्स बियर एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द ईगोटिस्ट वेल, एथिस्ट वेल। ये दोनों देखिए अलग से ऑप्शन आ गए हैं गलती से, तो इनको मत ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है द ब्लूमिंग, यानी कि खिलते हुए फूल, ब्लूमिंग खिलते हुए फ्लावर्स, फूल, बियर एडिंग बढ़ा रहे हैं, द ब्यूटी सुंदरता ऑफ द, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेल। वेल का मतलब होता है घाटी, ठीक है। तो खिलते हुए फूल घाटी की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। द ब्लूमिंग फ्लावर्स वी आर एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द वेल। वेल का मतलब होता है घाटी, तो खिलते हुए फूल घाटी की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई जगह हो बहुत ही काफी ज्यादा सुंदर हो, और उसी में अगर फूल खिला हो भाई, तो कितना अच्छा लगेगा। फूल तो हर जगह अच्छा, फूल किसको अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। फ्लावर इज फ्लावर, ऑलवेज फ्लावर, ठीक है, हो गया। तो ये आपका था होमोफोन्स, ये हमारा 9 नंबर टॉपिक था। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको 9 टॉपिक एक वीडियो में बताया, 2-2 क्वेश्चन मैंने बताया। देखिए स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटे की क्लास ही दे दी जाए पूरा एक ही वीडियो में, आप भी बोर हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। तो मैं आपको ग्रामर की और भी क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूँ, ये कोई पहला क्लास नहीं है। इसमें मैंने 9 टॉपिक बताया, एक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन बताए, तो 9 × 2 = 18 क्वेश्चन हमने पढ़ा, काफी है, आज के लिए काफी है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।